बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। इस बात का मतलब क्या है, इन अल्फाज का मतलब क्या है। बेसिकली हमने बात की थी पिछले टॉपिक में कि एक ही जगह पर एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स जो एक वक्त में रह रहे हों वो पॉपुलेशन होते हैं। फिर अगर मुख्तलिफ स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स हैं एक वक्त में एक जगह पर रह रहे हों तो वो ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटी बनाते हैं। उस इलाके की नॉन लिविंग सराउंडिंग्स भी कर लें तो इकोसिस्टम हो जाएगा। अगर सारी मुख्तलिफ जगहों के ऑर्गेनिजम्स कर लें तो वो पूरी ज़मीन के हम बायोस्फीयर की स्टडी कर रहे थे। लेकिन अभी तक हमने ये बात नहीं की कि अगर जो ऑर्गेनिजम्स टाइम के हिसाब से एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, यानी कि कोई किसी और वक्त में रह रहे थे, पिछले वक्तों में रह रहे थे, कुछ आज के वक्त में रह रहे हैं, तो उनको बायोलॉजी जाहिर है उनको भी स्टडी करती है। यानी कि जो पास्ट में रहते थे, जो बहुत ज़्यादा पास्ट में रहते थे, जो अभी कुछ अर्सा पहले रहते थे या जो आज रहते हैं, तो उनकी स्टडी को हम लिविंग वर्ल्ड इन टाइम में उनके बारे में बात करेंगे। तो हमारी ज़मीन तकरीबन 4.6 अरब साल पुरानी है। अब अरब एक बहुत बड़ा नंबर होता है, और इतना बड़ा नंबर होता है कि अगर आप 1 2 3 4 करके गिनना शुरू कर दें, आपने फिजिक्स में कैलकुलेशन की हुई है, तो अगर एक सेकंड में एक नंबर गिने तो एक अरब तक गिनने में तकरीबन 34 ईयर्स 34 साल लगेंगे। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, और 4.6 अरब तो फिर बेतहाशा बड़ा नंबर है। यानी कि वो इतना बड़ा नंबर है कि हमारा दिमाग उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। तो इतनी पहले जब जमीन बनी तो उस वक्त वो एक आग का बड़ा सा गोला थी, क्योंकि वो सूरज के बर्स्ट होने से बनी थी। एक सितारा था यहाँ पर जो बर्स्ट हुआ, उसके नतीजे में सूरज वजूद में आया, हमारी जमीन वजूद में आई, पूरा सोलर सिस्टम बना। तो उस वक्त जब जमीन बनी तो उस वक्त यहाँ पर जो रॉक्स वगैरह थे वो मोल्टन फॉर्म में थे, पिघले हुए थे, और जमीन एक आग का गोला थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 1 अरब साल में जाकर ये ठंडी हो गई। फिर इसके साथ एक बड़ा सा शहाबिया आके टकराया जो बर्फ का बना हुआ था, या मल्टीपल शहाबिये मुख्तलिफ वक्तों में टकराते रहे, और उनसे हमारी ज़मीन पर पानी आया, और उस ज़मीन ने इसको उस पानी ने ज़मीन को ठंडा भी किया, और फिर वाटर का साइकिल शुरू हो गया कि भाप बन के पानी उड़ता है और फिर बारिश होती है। तो उस वजह से रॉक्स वजूद में आए। अब रॉक्स को हम स्टडी करते हैं फिर, और रॉक्स को स्टडी करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट्स कहते हैं, मिसाल के तौर पे आप दरिया का पानी एक ग्लास में ले लें और उसको देखें तो वो आपको नजर आएगा गदला। उसके अंदर उसके अंदर मिट्टी के पार्टिकल्स तैरते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आप उस पानी को रख दें और 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता पड़ा रहने दें तो क्या होगा, आप देखेंगे कि वो मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठती जाएगी। अब ऊपर से साफ पानी निकाल लें, गंदा पानी बड़ी एहतियात से मजीद ऊपर डाल दें, मजीद मिट्टी आके बैठेगी। तो यही काम झीलों में, नदी नालों में, समंदरों में साल हर साल से हो रहा है। हर साल बारिशें आती हैं, सैलाब आते हैं, नई मिट्टी आती है झील के अंदर, समंदर के अंदर, वो नई मिट्टी ऐड हो जाती है, और ऊपर मजीद मिट्टी और मजीद मिट्टी, हर साल मिट्टी ऐड होती रहती है, यहाँ तक कि नीचे वाली मिट्टी दब दब के सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है। सॉरी, पत्थरों में कन्वर्ट हो जाती है। वो सेडिमेंट दब के प्रेशर की वजह से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और पत्थर वजूद में आते हैं। और अमूमन जब आप उन पत्थरों को देखते हैं तो उन पत्थरों में आपको लेयर्स बनी हुई नजर आती हैं। हर साल मिट्टी जो आती है उसका रंग थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, क्योंकि उसके अंदर मुख्तलिफ मिनरल्स हो सकते हैं, और उसकी वजह से वो पत्थर आपको लेयर्स की फॉर्म में नजर आते हैं। और इनको आप स्टडी कर सकते हैं। जो पुरानी लेयर्स होंगी उनमें कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, जो नई लेयर्स होंगी उनमें कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, और फिर उन लेयर्स के दरमियान कितना वक्फा है, वो आप रेट ऑफ सेडिमेंटेशन के हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। उसके मुकाबले में दूसरा ज्यादा एक्यूरेट तरीका रेडियो एक्टिव या यूरेनियम डेटिंग है। यूरेनियम आपको पता है कि अगर किसी जगह पर पड़ा रहे तो वो रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, खुद ब खुद टूटता जाता है और लेड बनाता है। तो हम यूरेनियम को स्टडी करते हैं कि किसी पत्थर के अंदर यूरेनियम कितना है, और अगर किसी पत्थर के अंदर यूरेनियम ज्यादा मिकदार में मौजूद है तो इसका मतलब है कि ये पत्थर पुराना है। सॉरी, अगर किसी पत्थर के अंदर यूरेनियम ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ये पत्थर रिसेंटली बना है। अगर किसी पत्थर के अंदर यूरेनियम बहुत कम मिकदार में है और ज्यादा लेड है वहां पर, तो इससे हमें पता लगेगा कि वो पत्थर बहुत पुराने हैं।
तो अब हम वो पत्थरों की लेयर्स को स्टडी करके पहाड़ों के अंदर से पुराने जमाने में कौन से ऑर्गेनिजम्स थे, नए जमाने में कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से हम एक चार्ट बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं जिसको हम जियोलॉजिकल टाइम चार्ट कहते हैं। और फिर इस जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को अगर हम तफसील से देखें तो इसमें हमें चार इराज, चार बड़े बड़े दौर मिलते हैं ज़मीन में, जब मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स इस ज़मीन के ऊपर घूमते फिरते थे। और फिर इन इराज को हम फर्दर छोटे छोटे पीरियड्स के अंदर डिवाइड करते हैं, निस्बतन छोटे, और उन पीरियड्स के अंदर फिर हमें ज़मीन से मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ पीरियड्स के पत्थर मिलते हैं। उन पत्थरों से जो फॉसिल्स हमें मिलते हैं, पुराने जानवरों की बाकियात जो हमें मिलती हैं, उनसे फिर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हिस्ट्री ट्रेस करते हैं कि कौन कब कहाँ रहता था और वो देखने में कैसा था, उसके सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह कैसे थे। तो पुराने पत्थरों के फॉसिल्स को नए पत्थरों के फॉसिल्स से या आज के ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया जाता है और उससे फिर उनकी हिस्ट्री तैयार की जाती है। और हम देख सकते हैं कि वक्त के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स कैसे तब्दील हुए हैं या उनमें एवोल्यूशन कैसे कैसे आया है। और फिर हम ये भी स्टडी कर सकते हैं कि अच्छा, यहाँ पर मिसाल के तौर पे आपको जेहलम में आपको खुदाई करते हुए अगर हाथी के ढांचे नजर आएंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर आजकल तो हाथी नहीं है, लेकिन पुराने वक्त में वहां पर हाथी मौजूद थे। इसी तरह बलूचिस्तान में आपको वेल्स मिल जाती हैं, उनके ढांचे मिल जाती हैं। तो आप इस तरह से आप स्टडी करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी कर सकते हैं कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते थे पुराने वक्तों में। और इस तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की कंप्लीट हिस्ट्री हमने बनाई हुई है। अब होता यह है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके बैग में आपकी 3 साल या 5 साल की उम्र की तस्वीर पड़ी हुई है और आप अपने दोस्तों को दिखाएं, तो दोस्त क्लास फेलोज पहचानने से इनकार कर देंगे कि ये और आप सेम पर्सन नहीं है, ये किसी और की तस्वीर है। अमूमन यही होता है क्योंकि उन्होंने देखा नहीं हुआ है आपको बचपन में, तो वो नहीं पहचानते। उसके मुकाबले में अगर आप अपने घर वालों को, नाना नानी को, मामू को अपनी वो पुरानी तस्वीर दिखाएं तो वो फौरन पहचान जाते हैं कि ये जनाब ये आपकी तस्वीर है, पुरानी है। अच्छा, इसी तरह जो साइंटिस्ट किसी एक स्पीशीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जब वो उस स्पीशीज के पुराने वाले फॉसिल देखते हैं तो वो फौरन पहचान जाते हैं कि ये घोड़े का ही फॉसिल है। गच्चे देखने में दोनों बड़े मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं, आज वाला और 20 लाख साल पुराने वाला घोड़ा अगर आप देखें तो बहुत मुख्तलिफ नजर आएगा, उनके स्ट्रक्चर्स फर्क होंगे। और 50 लाख साल पुराने और उससे भी ज्यादा पुराने 70 लाख साल पुराने घोड़े को देखेंगे तो वो और ज्यादा पुराने होंगे। तो इसी तरह हम करोड़ों साल पुराने तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स हमारे पास मौजूद हैं। तो उनकी हम फिर अगर आप ये करेंगे, जिस तरह आपकी फोटो एल्बम होती है उसमें आपकी 1 साल वाली तस्वीर भी पड़ी होगी, 5 साल वाली तस्वीर जब आप स्कूल गए तब भी है, जब पहली क्लास में आप पास हुए तब की भी तस्वीर है, फिर शायद 5वीं क्लास की तस्वीर हो, फिर शायद 8वीं क्लास की तस्वीर हो। तो वो सारी तस्वीरें अगर आप तरतीब से लगा लें तो आपकी मुकम्मल हिस्ट्री मिल जाएगी। तो इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी मुकम्मल हिस्ट्री हम उनके फॉसिल से बनाते हैं कि आज से 5 करोड़ साल पहले वो कैसा था, 7 करोड़ साल पहले कैसा था, 1 करोड़ साल पहले कैसा था। उनके मुख्तलिफ टाइम के फॉसिल्स हमें मिलते हैं। जो साइंटिस्ट इस काम में स्पेशलाइज करते हैं वो पहचान सकते हैं कि गर्चे ये ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं लेकिन वो काफी हद तक उनके स्ट्रक्चर्स एक जैसे हैं, इस वजह से वो एक ही स्पीशीज के फॉसिल्स हैं। और इस तरह जब आप वो कंप्लीट हिस्ट्री किसी स्पीशीज की बना लें, एक ऐसी सीरीज फॉसिल्स की जिसके अंदर एंसेस्टर से लेकर आबाओ अजदाद से लेकर आज तक के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बीच में आते हैं उनकी वो सीरीज बन जाए, तो इसको हम फाइलेटिक लाइनेज कहते हैं, या लीनियज भी इसको पढ़ सकते हैं। फाइलेटिक फाइलम से है, ग्रुप, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, और लाइनेज जो शजरा नस्ब, यानी कि किसी स्पीशीज के आबाओ अजदाद कैसे थे, उनके आबाओ अजदाद कैसे थे, उनके आबाओ अजदाद कैसे थे, कंप्लीट सीरीज जब आप बना लें किसी स्पीशीज की तो उसको फाइलेटिक लाइनेज कहते हैं। अब तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फाइलेटिक लाइनेजेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, गर्चे बहुत सारों की हैं, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं पे कुछ ऑर्गेनिजम्स की अवेलेबल नहीं होती क्योंकि उनका प्रिजर्व होना एक चांस इवेंट है। कुछ ऑर्गेनिजम्स बड़ी आइडियल कंडीशंस में जब दब जाते हैं, सैलाबों में
या और कोई इस तरह का, और फिर उनको कोई खा भी ना सके और बैक्टीरिया वगैरह उसको डिस्ट्रॉय भी ना कर सके, तो फिर वो हमें मिलते हैं। और ऐसी रेयर कंडीशंस चूंकि कम ही अवेलेबल होती हैं, इस वजह से बीच बीच में बाज दफा बहुत सारी स्टेजेस मिसिंग होती हैं, लेकिन हम अपने नॉलेज की बेस पे अंदाजा लगा लेते हैं कि कब कौन से ऑर्गेनिजम्स कैसे हुए होंगे। तो मुख्तलिफ स्पीशीज की जब आप हिस्ट्रीज को आपस में जोड़ते हैं तो आपको इस तरह का एक छोटा सा ट्री सा बना हुआ नजर आता है। यहाँ पर वो अल्टीमेटली सारी स्पीशीज आपस में जुड़ती जाती हैं, और अगर आप देखें तो एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर आपको मिलता है इस जगह पर। ठीक है, जो सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था आज से तकरीबन 3000 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 3 अरब साल पहले, बहुत पुराना टाइम है। तो उस वक्त फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म वजूद में आया, और उससे फिर 3 लाइंस आपको 3 ब्रांचेस आगे निकलती हुई नजर आ रही हैं। और यहां पर अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे इराज लिखे हुए हैं। ठीक है, ये 4 इराज हैं, सीनोजोइक ईरा, मीसोजोइक ईरा, पेलियोजोइक ईरा और प्रोटीरोजोइक ईरा। प्रोटीरो सबसे पहले वाला ईरा है, पुराने जमाने की बात है। पेलियोजोइक, पेलियो का मतलब है कदीम, ये कदीम किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। मीसोजोइक, मीसो का मतलब होता है दरमियाना, तो ये दरमियाने वक्त के ऑर्गेनिजम्स हैं। और सीनोजोइक मतलब आज के दौर के, करीब के दौर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो बहुत पुराने वक्त में, आज से 3000 मिलियन साल पहले फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म वजूद में आया था। अब इस तस्वीर में से अक्सर औकात ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है, तो आपको इस तस्वीर को इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि कब कहां पर क्या हो रहा है। अब सारे इराज को 3 इराज जो हैं, प्रोटीरोजोइक का कोई आगे डिवीजन नहीं बताई हुई, लेकिन पेलियोजोइक के यहाँ पर 6 पीरियड्स बताए हुए हैं। इसी तरह मीसोजोइक के 3 पीरियड्स बताए हुए हैं, और सीनोजोइक में क्वाटरनरी और टर्शरी पीरियड्स हैं। ठीक है, तो ये अदवार हैं, जमीन के बड़े बड़े अदवार, और फिर उनके छोटे छोटे पीरियड्स डिवाइड किए हुए हैं हमने, और इनको डिवाइड किया हुआ है इस बेसिस पे कि कब क्या हुआ। और जहां पर दरमियान में लाइनें लगी हुई हैं, ये 3 जो लाइनें लगी हुई हैं, इनका मतलब है कि यहाँ पर कोई लाइफ में मेजर डिस्टरबेंस आई है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मीसोजोइक और सीनोजोइक के दरमियान में जो लाइन है, ये आज से 70 मिलियन साल पहले यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मर गए थे। मिसाल के तौर पे आप देखें तो ये रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स पीछे काफी ज्यादा थे। मोटे होने का मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के रेप्टाइल्स थे, लेकिन फिर अचानक से उनकी तादाद बहुत नैरो हो गई, कम हो गई। इसी तरह इस दौर में पेलियोजोइक में आप देखें तो एम्फीबिया बहुत ज्यादा थे, लेकिन इस लाइन के बाद उनकी तादाद कम हो गई। इसी तरह फिशिस की तादाद भी पेलियोजोइक में ज्यादा थी, लेकिन फिर कम हुई, लेकिन आजकल आहिस्ता आहिस्ता किसी तरह उनकी तादाद बढ़ गई है। तो इस तरह किस ऑर्गेनिज्म की तादाद कब ज्यादा है कब कम है, वो हम उनके फॉसिल से पता लगाते हैं, और वो फॉसिल्स की एज हमने मालूम की हुई है रेडियो एक्टिव डेटिंग की मदद से। और हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तमाम ग्रुप्स वजूद में आ रहे हैं कैम्ब्रियन पीरियड में, यानी कि यहाँ पर ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर हमें फंजाई एल्गी के एंसेस्टर्स भी हैं, वर्टिब्रेट के एंसेस्टर्स भी हैं, इनवर्टिब्रेट्स के एंसेस्टर्स भी हैं। तो सारी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें यहाँ पर मिलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह मेजर इवेंट्स लिखे हुए हैं। मिसाल के तौर पे कोल फॉर्मिंग एज है, यानी कि किस दौर में कोयला ज्यादा था, और वो लिखा हुआ है कहाँ, कार्बोनीफेरस के सामने। कार्बोनीफेरस यानी कार्बन वाला पीरियड। तो कोल फॉर्मिंग यानी कि इस दौर में कोयला बहुत ज्यादा मिकदार में बना। क्यों बना? ये फर्न्स के बड़े बड़े दुनिया में जंगलात थे, आपको पता है, वो जमीन के नीचे जल्जलों की वजह से दब गए, और वो फिर कन्वर्ट हो गए तेल में, गैस में, कोयले में। ठीक है, तो आजकल हम उन्हें निकाल कर गाड़ियों में जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जिस दौर में फर्न ज्यादा थी, उस दौर में एम्फीबिया की तादाद भी बढ़ना शुरू हो गई। इसी तरह फिशिस समंदरों में ज्यादा थी उस वक्त, और ट्राइलोबाइट्स खास किस्म के ऑर्गेनिजम्स थे, वो यहाँ पर ज्यादा थे। वक्त गुजरने के साथ साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म तो कम होते गए, लेकिन पौधों की तरफ एक नया ग्रुप वजूद में आया यहाँ पर, और ये आकर मीसोजोइक में काफी ज्यादा हो गया। आप देखें काफी मोटा हो गया। इनको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। कौन से पौधे हैं?
चीड़, सुनोबर, देवदार के नाम आपने सुने हुए हैं। तो ये वाले पौधे ज्यादा हो गए। और उस तरफ एनिमल्स वाली साइड पे कौन ज्यादा है? रेप्टाइल्स। और यहां पर अगर आप पीरियड देखें तो कौन सा लिखा हुआ है? जुरासिक पीरियड। तो जुरासिक पार्क या जुरासिक वर्ल्ड फिल्म अगर आपने देखी है तो आपको याद होगा कि रेप्टाइल्स में एक्चुअली डायनासोर जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा थे उस वक्त। ठीक है, रेप्टाइल्स एक्चुअली डायनासोर्स रेप्टाइल्स का एक ग्रुप है, तो वो उस वक्त ज्यादा थे। लेकिन फिर जब ये मीसोजोइक ईरा खत्म होता है तो फिर रेप्टाइल्स कम हो जाते हैं और उस तरफ से जिम्नोस्पर्म्स भी अचानक से बहुत कम हो गए। फर्न्स भी तकरीबन दरमियान में जिम्नोस्पर्म्स के मुकाबले में कम होना शुरू हो गए। लेकिन एक और ग्रुप इस वक्त वजूद में आया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तादाद में बढ़ता चला गया। इनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट्स। और एनिमल्स की साइड पे जहां फिश और इनवर्टिब्रेट्स तादाद में ज्यादा हो रहे हैं, वहीं बर्ड्स और मैमल्स का जमीन के ऊपर कब्जा होता जा रहा है। और आज के दौर में अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको मैमल्स मिलेंगे, बर्ड्स मिलेंगे, कुछ रेप्टाइल्स के नाम आप बता सकते हैं, कोई 4-5 शायद। और लेकिन फिश और इनवर्टिब्रेट्स आपने देखी हुई हैं। जिम्नोस्पर्म्स के नाम आप बता सकते हैं लेकिन आपने ज्यादा नहीं देखे हुए। फर्न्स भी शायद आपने ना देखी हो, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स आपने बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के देखे हैं। तो ये तस्वीर हमें दिखाती है कि जमीन पे किस दौर में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा थे। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, कई दफा इसमें से ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाती है। थैंक यू वेरी मच।